साथियों नमस्कार। आज डेट है 22 जुलाई 2025 ईस्वी और आप देख रहे हैं अल्टीमेट एस्पायरेंट का डेली करंट अफेयर सीरीज। तो पहले शुरुआत करते हैं पिछले दिन का करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस से। उसका आंसर आपको कमेंट करके देना है। पहला प्रश्न है कि इंडिया का पहला जो है वैक्सीन डेंगू का स्वदेशी वैक्सीन जिसका नाम है डेंगी आउल किसके द्वारा डेवलप किया गया है, किसके द्वारा विकसित किया गया है। दूसरा प्रश्न है कि यूएन के द्वारा रिलीज किया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट 2025 उसमें भारत का रैंक कितना है। तीसरा प्रश्न है कि राजी कम्युनिटी भारत के किस राज्य में मिलती है। राजी ट्राइबल कम्युनिटी, राजी जनजाति। तो ये तीनों प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बताना है। पहला इम्पोर्टेंट न्यूज है जगदीप धनखड़ ने दे दिया इस्तीफा। किस पद से? भारत के उपराष्ट्रपति पद से, वाइस प्रेसिडेंट पद से इस्तीफा दे दिया। और उन्होंने क्या कारण बताया? इसका कारण बताया स्वास्थ्य संबंधी कारण। तो पहला प्रश्न हो जाता है कि भारत की उपराष्ट्रपति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद या किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को अपने पदावधि पूर्ण होने से पहले रिजाइन यानी कि त्यागपत्र दे सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 67A में साफ साफ लिखा है स्पष्ट शब्दों में कि उपराष्ट्रपति अपने पदावधि से पहले त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं स्वेच्छापूर्वक। तो आर्टिकल 67A। तो उपराष्ट्रपति किसको त्यागपत्र देते हैं? राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? 5 वर्ष। जगदीप धनखड़ जी का चयन हुआ था उपराष्ट्रपति के रूप में 2022। तो इनका टेन्योर था 2027 तक। और एक बात, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ये बहुत बार पूछा गया है राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं। तो उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वो राज्यसभा के एज ए चेयरपर्सन काम करते हैं। तो जगदीप धनखड़ जो भारत के उपराष्ट्रपति थे, इन्होंने तो अब त्यागपत्र दे दिया है। मानसून सत्र कल चल रहा था, उसका पहला दिन था सोमवार को, तो वो ख़त्म हुआ। उसी के बाद शाम को उन्होंने दे दिया त्यागपत्र। तो ये भी पूछा जा सकता है जगदीप धनखड़ ने किस सत्र के दौरान त्यागपत्र दे दिया। तो मानसून सत्र। बेसिकली जो संसद का 3 सेशन होता है, 3 सत्र होता है साल में मुख्यतः। एक होता है बजट सत्र जो कि फरवरी से मई तक चलता है। फिर दूसरा होता है मानसून सत्र जो अभी स्टार्ट हुआ, जुलाई से सितंबर तक चलेगा ये। और तीसरा विंटर सेशन होता है जो नवंबर से दिसंबर तक चलता है। और एक और प्रोविज़न है कि उपराष्ट्रपति का यदि सीट वैकेंट है, पद खाली है, तो वैकेंट को भरने के लिए, उसको भरने के लिए 6 माह के अंदर फिर चुनाव कराया जाएगा। 6 माह के अंदर नया उपराष्ट्रपति को चुना जाएगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव जिस प्रकार राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसी ढंग से होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान से होता है। उपराष्ट्रपति का पद जो है भारत का दूसरा सर्वोच्च पद है आधिकारिक क्रम में राष्ट्रपति के बाद। लेकिन उनके चुनाव में निर्वाचक मंडल के द्वारा चुनाव किया जाता है उनका। लेकिन उनके चुनाव में 2 चीज़ें राष्ट्रपति से भिन्न है। पहला कि राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, संसद के निर्वाचित, जबकि इसमें संसद जो पार्लियामेंट है उसके निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। तो ये पीटी फैक्ट है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। कथन 1, 2 ऐसे करके पूछा जा सकता है। तो इसमें मनोनीत सदस्य और निर्वाचित दोनों सदस्य भाग लेते हैं, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। दूसरा, इसमें राज्य विधानसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। राज्य विधानसभा जैसे बिहार विधानसभा हो गया, अलग अलग स्टेट का है, तो उसके सदस्य इसमें भाग नहीं लेते। किसके चुनाव में? उपराष्ट्रपति के चुनाव में। जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। तो ये दोनों कथन ध्यान में रखना है। अभी जो वैकेंट है उपराष्ट्रपति का पद, तो इसकी जो अध्यक्षता करेंगे राज्यसभा का, वो कौन कर सकते हैं? उपसभापति कर सकते हैं या राज्यसभा के कोई मेंबर जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे। उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो अर्हताएं हैं, क्राइटेरिया, वो क्या है? पहला तो किसी भी
जो संसद का मेंबर वगैरह बनने के लिए नागरिक होना जरूरी है, भारतीय नागरिक। दूसरा है आयु 35 वर्ष होना चाहिए कम से कम उपराष्ट्रपति के लिए। वह राज्यसभा सदस्य बनने के लिए योग्य हो। वह केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार पर कोई किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण में लाभ के पद पर कोई नौकरी वगैरह नहीं कर रहा हो। किंतु इसमें एक और फैक्ट है कि वर्तमान राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति किसी राज्य का राज्यपाल और संघ अथवा राज्य का मंत्री किसी लाभ के पद पर नहीं माना जाता है। यानी कि जो संघ का मंत्री है या राज्यपाल, वो भी उपराष्ट्रपति के लिए योग्य होता है। उपराष्ट्रपति पर जो जगदीप धनखड़ पर ही महाभियोग चलाने वाला था, ये 4-5 महीना पहले का ये न्यूज़ है। तो ये शायद पहले उपराष्ट्रपति थे जिन पर महाभियोग का प्रस्ताव आया था। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है, उसमें जो पारित है संकल्प है प्रस्ताव, वो राज्यसभा से पारित होना चाहिए पहली बार, राज्यसभा से, और वो भी प्रभावी बहुमत से। लेकिन लोकसभा में सामान्य बहुमत होना चाहिए बस। तो ये ध्यान में रखना है। तो प्रस्ताव कहाँ से पास होना चाहिए? पहली बार राज्यसभा से, उसके बाद ये लोकसभा में जाएगा, जहाँ पर सामान्य बहुमत से इसे पारित करके उनको हटाया जा सकता है। जब राष्ट्रपति का पद खाली रहता है, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, उनका निष्कासन हो गया या मृत्यु हो गया या कोई अन्य कारणों से खाली है, तो भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। तो इनका ये भी एक काम होता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करना जब प्रेसिडेंट का पद खाली हो। तो कुछ फीटी फैक्ट उपराष्ट्रपति के बारे में। भारत के पहले उपराष्ट्रपति का नाम पूछा जाए तो क्या होगा? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दूसरा है बिहार पहला राज्य बना जिसके सभी पोलिंग बूथ पर 1200 से कम वोटर होंगे, 1200 से कम मतलब मतदाता होंगे। भारत का वह कौन सा राज्य है जहां पर पहली बार जो पोलिंग बूथ पर वो 1200 से कम वोटर होंगे? तो ये चुनाव आयोग का एक पहल है। चुनाव आयोग ने क्या कहा कि कतारों की संख्या कम करने के लिए, जिससे कतारों से भयभीत होकर बहुत सारे वोटर वोट नहीं डालते हैं, जिसके कारण उनकी लोकतंत्र में भागीदारी सीमित हो जाती है, उसी को दूर करने के लिए, कतारों की संख्या घटाने के लिए बिहार के प्रत्येक जो पोलिंग बूथ है उस पर 1500 जो पहले था मैक्सिमम वोटर या मतदाता, उसको घटाकर अधिकतम 1200 कर दिया गया और बिहार पहला राज्य ऐसा बना है। चीन ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे चीन में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नदी कहते हैं, तो चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाने जा रहा है, उसका काम शुरू हो गया है, जिसका नाम है यारलुंग सांगपो डैम। यारलुंग सांगपो डैम चीन बना रहा है दुनिया का सबसे बड़ा बांध डैम। किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। और ये यारलुंग सांगपो डैम कहाँ स्थित है? तिब्बत के ऑटोनोमस रीजन में, तिब्बत ऑटोनोमस रीजन पर स्थित है, जिसको मेडोग काउंटी बोलते हैं। मेडोग काउंटी एक क्षेत्र है, मेडोग काउंटी, वहीं पर ये बनाने जा रहा है। किस मामले में ये दुनिया का सबसे बड़ा डैम होगा? पावर जनरेशन के मामले में, हाइड्रो पावर जनरेटिंग मामले में दुनिया का सबसे बड़ा डैम चीन ने बनाने जा रहा है, यारलुंग सांगपो डैम। अभी यदि पूछा जाए वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा डैम जो सबसे ज़्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करता है, तो वो भी चाइना में ही है, जिसका नाम है थ्री गोर्ज डैम। और इसी के समीप यारलुंग सांगपो डैम भी बनाने जा रहा है चाइना ही, जिसका पावर कैपेसिटी है 22,500 मेगावाट। और जो अभी नया जो डैम बनाया जा रहा है यारलुंग सांगपो डैम, उसका पावर कैपेसिटी होगा 60,000 मेगावाट, लगभग 3 गुना। और ये जो नया डैम बनाने जा रहा है वो 14वां पंचवर्षीय योजना, चाइना के 14वें पंचवर्षीय योजना जिसमें हाइड्रो पावर पर काम करने की बात कही गई, उसी का पार्ट है। तो इस डैम से भारत को क्या मतलब चुनौतियां हैं या कंसर्न है? तो पहला है कि वाटर फ्लो जो है ब्रह्मपुत्र नदी का, वो कंट्रोल कर सकता है चाइना ब्लैकमेल करने के लिए, बांग्लादेश को ब्लैकमेल करने के लिए, इंडिया को ब्लैकमेल करने, क्योंकि कोई भी ऐसा लीगली ट्रीटी नहीं हुआ है जो ब्रह्मपुत्र नदी के शेयरिंग को बांटता हो, उसके लिए लीगली मतलब एग्रीमेंट नहीं है कोई। तो एक ये कंसर्न है। दूसरा है क्लाइमेट और इकोलॉजी के लिए वो प्रभावित कर सकता है।
और जैसे कि ब्रह्मपुत्र नदी से जो सिल्ट गाद आती है वो भारत की कृषि में योगदान करती है, मिट्टी को उर्वरा बनाती है, तो वो नहीं आएगा। अर्थक्वेक, भूकंप वगैरह हो सकता है। और ये स्ट्रेटजिक रणनीतिक इसका महत्व है कि भारत को ब्लैकमेल कर सकता है चाइना वाटर के मामले में, और बांग्लादेश को भी। एज ए वाटर बॉम्ब इस्तेमाल कर सकता है चाइना, इससे ब्रह्मपुत्र नदी को कंट्रोल करके। तो इससे सुरक्षा पाने के लिए भारत के अरुणाचल प्रदेश में एक सियांग अपर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, जिसमें क्या किया जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को स्टोर करने के लिए एक बनाया जाएगा स्टोरेज हाउस। यदि ब्रह्मपुत्र नदी का पानी चाइना एकाएक खोल देता, ओपन कर देता है, तो उसको स्टोर किया जा सके और भारत में आने वाली बाढ़ को बचाया जा सके, बाढ़ को रोका जा सके। अगला है मंगल पांडे के बारे में। तो मंगल पांडे का जन्मदिन मनाया जाता है कब? 19 जुलाई को इनका जन्म हुआ था। 19 जुलाई 1827 को फांसी दिया गया था 1857 में। 1857 की क्रांति, जिसे प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन या सिपाही विद्रोह के नाम से जानते हैं, उसमें उनका प्रमुख योगदान था। इनका जन्म बलिया, उत्तर प्रदेश में बलिया जिला में हुआ था। ये 1849 में, मंगल पांडे 1849 में 34वां, ये पीटी फैक्ट है, मंगल पांडे 1849 में 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को ज्वाइन किया था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का था, और उसमें उनकी एज महज 22 वर्ष थी। उसके बाद फिर 1857 में उन्होंने 29 मार्च 1857 को जो चर्बी वाला कारतूस दिया जा रहा था उसका विरोध करना शुरू कर दिया। इसके एवज में इन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सज़ा दी गई बैरकपुर में। बैरकपुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है, वहीं पर उनको फांसी दिया गया। अगला है पीटी फैक्ट कि भारत का कौन सा राज्य है जिसने माइनिंग टूरिज्म, खनन पर्यटन स्टार्ट किया है? खनन पर्यटन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा नहीं, झारखंड। झारखंड भारत का पहला राज्य बना है जिसने माइनिंग टूरिज्म को स्टार्ट किया है, और ये CCL के साथ मिलकर, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के साथ मिलकर ये शुरू किया है। इसके द्वारा व्यक्तियों को या पर्यटकों को खनन गतिविधि दिखाया जाएगा, खनन उपकरण दिखाया जाएगा, कैसे खनन किया जाता है वो सब, यानी कि खनन को एज ए टूरिज्म विकास किया जाएगा। अगला है कि केरल के पूर्व सीएम BS अच्युतानंद का निधन हो गया। तो ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है, BS अच्युतानंद किस राज्य के राज्यपाल CM यानी मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो केरल का। इनका उम्र 101 उम्र में इनका निधन हो गया हार्ट अटैक के कारण। सुपर बग क्या है? सुपर बग को बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस सुपर बग को। यानी जब हम एंटीबायोटिक का सेवन करते हैं, प्रतिजैविक का, तो यदि वो काम नहीं कर रहा, उससे बैक्टीरिया को लॉस नहीं हो रहा है, उससे बैक्टीरिया मर नहीं रहे, उससे बैक्टीरिया का प्रभाव खत्म नहीं हो रहा है, तो उसको बोलते हैं सुपर बग डेवलप हो गया शरीर में। कोई व्यक्ति ए है, यदि उस पर एंटीबायोटिक का असर नहीं हो रहा है, प्रतिजैविक का असर नहीं हो रहा है, तो उसको बोल सकते हैं उसके शरीर में AMR डेवलप हो गया है। AMR मतलब एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस सुपर बग जिसे कहा जाता है। ये कब होता है? जब कोई व्यक्ति एंटीबायोटिक का असमय यूज करता है, अधिक ओवरडोज यूज करता है, जिसके कारण जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया इसके आदी हो जाते हैं, इसके अनुकूल हो जाते हैं एंटीबायोटिक, और उसका असर ही नहीं पड़ता है, तो उसको बोलते हैं AMR। इसके कारण बहुत सारे मौतें होती है, जिसके कारण एंटीबायोटिक का असर ही नहीं पड़ता है, जिसके कारण बैक्टीरिया की ग्रोथ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और उसकी मौत वगैरह भी हो सकती है। तो ये याद रखना है, सुपर बग एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस को कहते हैं। आपको बताना है कि पहला एंटीबायोटिक, कमेंट करके, फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन था, क्या नाम था, उसको किसने डेवलप किया, और किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इसे डेवलप किया गया था, यानी कि किस सूक्ष्मजीव से। IMF के एक रिपोर्ट में बताया गया कि इंडिया बना है ग्लोबल लीडर फास्ट पेमेंट के मामले में, रियल टाइम पेमेंट के मामले में। अकेले जून मंथ में 18.39 बिलियन ट्रांजैक्शन हुआ UPI के माध्यम से। UPI का पूरा रूप क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस
इंटरफेस। एक प्रश्न जो पीटी में पूछा जा सकता है और पूछा भी गया था यूपीएससी 2025 की प्रीलिम्स में कि यूपीआई जो है इंटरनेशनली कहाँ कहाँ ऑपरेशनल है, कहाँ कहाँ ये मतलब काम कर रहा है यूपीआई, किन किन देशों में। तो टोटल 7 देश एट प्रेजेंट है जहाँ पर यूपीआई वैलिड है। तो कौन कौन है वो 7 देश? तो भारत का पड़ोसी देश भूटान है, भारत का पड़ोसी देश नेपाल है, भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका है, उसके अलावा सिंगापुर है, उसके अलावा यूएई है, उसके अलावा फ्रांस है, उसके अलावा लास्ट में मॉरिशस है। तो इन 7 देश में यूपीआई काम कर रहा है भारत का। काशी डिक्लेरेशन किससे संबंधित है? काशी उद्घोषणा पत्र या काशी डिक्लेरेशन। तो इसका उद्देश्य है युवाओं को स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करना, युवाओं को ड्रग एडिक्ट से बाहर निकालना। यानी कि इंडिया के जो युवा हैं जिनको ड्रग एडिक्ट है, जैसे शराब का, ओपियम का, तो उससे उसके जाल से बाहर निकालना इसका उद्देश्य है काशी डिक्लेरेशन का। बिटरा आइलैंड भारत के किस जगह पर है? कोई राज्य में है नहीं। बिटरा आइलैंड भारत के लक्षद्वीप में स्थित है, जो कि सबसे छोटा द्वीप है लक्षद्वीप, जो अरब सागर में स्थित है। और लक्षद्वीप में कितने कोरल द्वीप हैं ये भी पूछा जाता है। जो 36 कोरल आइलैंड परवाल द्वीप हैं लक्षद्वीप में। तो बिटरा आइलैंड कहाँ है? ये लक्षद्वीप में है, सागर में, अरब सागर में। अगला है कामचटका। कामचटका प्रायद्वीप किस देश में है? कामचटका पेनिनसुला, तो ये रूस में है। यहाँ पर भूकंप देखने को मिला था इसलिए ये चर्चा में था। कुरिल आइलैंड, ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था किसी एग्जाम में कि जो कुरिल आइलैंड है, द्वीप है, वो किन 2 देशों के बीच विवाद का कारण है? तो ये आंसर हो जाएगा जापान और रूस। जापान और रूस के बीच विवाद का कारण है कुरिल आइलैंड। अगला जानते हैं पनडुब्बी के बारे में। पनडुब्बी, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सबमरीन। पनडुब्बी 2-3 प्रकार का होता है, एक होता है लड़ाकू पनडुब्बी, एक होता है खोजबीन करने वाला। तो ये पनडुब्बी क्या है? इसका नाम से ही पता चल रहा है, पनडुब्बी जो पानी में डूबा जलयान है। तो एक विशेष प्रकार का वाटर क्राफ्ट है, विशेष जलयान है जो पानी के अंदर भी चल सकता है और पानी की सतह पर भी। पानी के अंदर खोजबीन करना है, संसाधनों का, समुद्री संसाधनों का खोज करना, एक्सप्लोरेशन करना है तो उसमें यूज होता है। पानी के अंदर युद्ध करना है तो उसमें यूज होता है। पानी के अंदर कोई अदर देश का पनडुब्बी तो छिपा नहीं है, उसको पता लगाना इसका काम है। तो मैरीटाइम डिफेंस सिक्योरिटी के लिए ये आवश्यक है। इंडिया पिछले कई वर्षों से डिफेंस सेक्टर में और स्पेस सेक्टर में बहुत तरक्की किया है। तो पनडुब्बी यही होता है, एक जलयान होता है जो पानी के अंदर ऑपरेशन कर सकता है और सतह पर भी चल सकता है। मैरीटाइम डिफेंस सिक्योरिटी के लिए ये बहुत ज़रूरी है। इसका काम क्या है? इसका महत्व, मैरीटाइम सिक्योरिटी इंश्योर करना, सैन्य उद्देश्य के लिए भी इसका यूज होता है, अनुसंधान खोजबीन के लिए, और जलवायु परिवर्तन जैसे कि समुद्र का तापमान डेटा पता करना है, समुद्र के तापमान, लवणता वगैरह, तो उसके लिए भी ये ज़रूरी है। समुद्र में कहाँ तेल गैस से उस संसाधनों का पता लगाना भी इसका काम होता है। पनडुब्बी किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये आर्किमिडीज का सिद्धांत या उत्प्लावन के सिद्धांत पर काम करता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत या उत्प्लावकता का सिद्धांत। तो ये इसलिए न्यूज में है कि इंडियन नेवी का जो एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट था, जिसमें कहा गया था 8 स्वदेशी शिप को डेवलप किया जाएगा। तो इसमें 8वां जो नया स्वदेशी पोत है, एंटी सबमरीन युद्ध पोत पनडुब्बी रोधी, तो इसको शामिल किया गया है इंडियन नेवी में, जिसका नाम क्या है? INS अजय। इसलिए ये न्यूज में है INS अजय। INS ये अजय 8वां एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट है। INS मतलब इंडियन नेवी शिप, इंडियन नेवी शिप। पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अजय नौसेना के बेड़े में शामिल हो गया, जो रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपकरण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड के द्वारा डेवलप किया गया है। पूछा जाए भारत का पहला पनडुब्बी का नाम, इंडियाज फर्स्ट सबमरीन, तो INS कलवरी। INS कलवरी इसका आंसर हो जाए। जो भारत का पहला पनडुब्बी था 1967 में इसे कमीशन किया गया था इंडिया में। भारत का पहला परमाणु से संचालित न्यूक्लियर पावर्ड
न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन या पनडुब्बी का नाम INS अरिहंत। INS मतलब इंडियन नेवल शिप, ये इंडियन नेवी शिप, इंडियन नेवी शिप, इसका नाम है अरिहंत। INS अरिहंत भारत का पहला परमाणु संचालित पनडुब्बी है। भारत का सेकेंड परमाणु संचालित सबमरीन जो बैलिस्टिक मिसाइल के रूप में काम करती है उसका नाम है INS अरिघाट, जो 2024 में कमीशन किया गया था, INS अरिघाट।